रिज़ल्ट के टाइम दो फीलिंग्स होती हैं। पहला थोड़ा रिलीफ होता है कि चलो एटलीस्ट लिस्ट में नाम तो आ ही गया है, और दूसरा थोड़ा दुख होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जर्नी बहुत ही लंबी है, तो आपको फ्यूल चाहिए। तो अंदर से भी फ्यूल आता है कि आप एक्चुअली जा क्यों रहे हैं इस सिविल सर्विस। वो एक ही रहेगी, कोई कितना भी बोल ले, आप ढूंढने की कोशिश ना करिए कि कोई सीक्रेट किताब है या ऐसा कुछ है। बिल्कुल बार बार यही कह रहा हूँ कि यूपीएससी में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। सेकंड अटेम्प्ट के बाद 2 बार लिस्ट में आके फिर भी अपने पसंद की सर्विस ना मिल के मुझे ये हो गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। बेसिक से चीज़ है कि आप सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, यहाँ से लेके आपको कौन सी किताब पसंद है, आपकी हॉबी क्या है, हर चीज़ के लिए एक बहुत सॉलिड, जो भी कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ, मैं जो भी फील कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, मैं जो भी सोचता हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, मेरी पर्सनालिटी जो भी है वो क्यों है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो ऊपर ऊपर आपको दिखती है, गाड़ी बंगला, ठीक है, आई मीन इट्स गुड, बट ड्यूरिंग द प्रेपरेशन स्टेज आपको 2 चीज़ें रियलाइज़ हमेशा करनी है। नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्टूडेंट्स व्यू। आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स व्यू आपको यूपीएससी सीएससी 2022 के टॉपर्स से मिलवा रहा है। इसी सीरीज़ में अतुल त्यागी सर हमारे साथ है। सर ने इस बार 145वीं रैंक के साथ टॉप किया है। सर से हम उनकी स्ट्रेटजी और जर्नी के बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। ओके, जो मेरी स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय से हुई है, और जो मेरी ग्रेजुएशन है वो गुजरात से हुई है। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और वही मेरा ऑप्शनल भी था। अच्छा, ये सर आपका कौन सा अटैम्प्ट था? जी, ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, और जो मेरा पहला अटैम्प्ट था उसमें मेरी 291 रैंक आई थी, जिसके चलते मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में ऑलरेडी हूँ। अच्छा सर, पहले जो प्रयास है उसमें ही सफलता मिल गई थी, और ये दूसरा प्रयास है जिसमें आपको 145वीं रैंक हासिल हुई। तो सर आपने पहले रैंक में ही सफलता हासिल कर ली थी। सर उसके लिए आपने मतलब कहाँ से ये विज़न देखा था, कहाँ से शुरुआत की थी यूपीएससी की, यूपीएससी में जाना है, आईएएस आईपीएस या फिर सिविल सर्वेंट बनना है? पहले मेंशन मेरे फादर ने किया था ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद, पर तब मैं उतना सीरियस नहीं हुआ था। उसके बाद जब कोविड आया था तो मैं घर पे बैठ के और कुछ करने को था नहीं, बट ऑन अ जेन्युइन नोट, लाइक जब मैंने जॉब प्रोफाइल देखी जो 21 सर्विसेज होती है, हम जनरली वेरी ब्लाइंडली गो फॉर आईएएस आईपीएस ऐसा कुछ, पर अगर हम जॉब प्रोफाइल देखें और वो हमें सूट करती हैं, जैसे कि एक सर्विस थी फॉरेन सर्विस, वो मुझे लगी कि ये मैं करना चाहूँगा और मुझे खुशी भी होगी 60 साल के बाद अगर मैं खुद को इसमें देखूँगा तो आई बी सेटिस्फाइड। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिली और उसी को विजन को रखते हुए मैंने प्रिपरेशन करी। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। अच्छा सर, आप तो खैर आईडीएस की फिर आपने ट्रेनिंग वगैरह ले ली या फिर 1 साल? वो चल रही है अभी। अच्छा, चल रही है। तो सर बात करें उस दिन की जिस दिन सर रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट आया उस दिन का क्या माहौल था सर? कौन सा, पहला वाला दूसरा वाला? पहला दूसरा दोनों का बता दीजिए। हाँ, रिज़ल्ट के टाइम 2 फीलिंग्स होती हैं। पहला थोड़ा रिलीफ होता है कि चलो एटलीस्ट लिस्ट में नाम तो आ ही गया है, और दूसरा थोड़ा दुख होता है क्योंकि आपको ये होता है कि साइकिल कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि भले ही आपका 145 रैंक आया, आपको अपने पसंद की सर्विस नहीं मिली, तो अगला थॉट ये आता है कि हाँ आपका कंटिन्यू रहेगा ये साइकिल, बट यू आर ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज यू गेट सम सर्विस एंड यू गेट द चांस टू हैव सम न्यू एक्सपीरियंसेस। अच्छा सर, आपकी बात करें तो इस बार आईएफएस के लिए फिर दोबारा एग्ज़ाम भी दिया होगा, मैं प्री दिया होगा? जी, मैंने ये वाला प्रीलिम्स दिया है। अच्छा सर, प्रीलिम्स के बारे में, इस तो 2023 का जो प्रीलिम्स था उसके बारे में सर कई प्रकार की जो है फैलाई जा रही थी बातें कि प्रीलिम्स का जो है पैटर्न चेंज हो गया है, इस बार ज़रा टफ हो गया है।
तो इसके बारे में ज़रा बताइए कि आपने इसको किस प्रकार टैकल किया है। दोनों बार आपने पहले अटेम्प्ट में ही परीक्षा को पार किया और 295 रैंक का जो है हासिल की। तो प्रीलिम्स के बारे में आप कुछ बताइए, स्ट्रेटजी बताइए कि इस बार आपने कैसे टैकल किया और जो पैटर्न बदल रहा है इससे जो आने वाले एस्पायरेंट्स है वो सर किस प्रकार है जो उभरे। जी सो फिलहाल मैं सिर्फ मेरे परसेप्शन से जो मुझे लगता है वो मैं कहूँगा, बट अगेन अ डिस्क्लेमर इज़ कि अभी रिज़ल्ट आना बाकी है, उससे आपको ट्रेंड एग्जैक्टली पता चलेगा। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम अब और ज़्यादा प्रिसिशन पे जाने वाला है, क्योंकि अब एलिमिनेशन ज़ीरो हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, आप उतना कर नहीं सकते। तो आपको मान लीजिए 3 स्टेटमेंट दिया, 4 स्टेटमेंट दिया, आपको वो एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, तभी आप 1 पेयर 2 पेयर पे लगा सकते। ऑन दी अदर हैंड वो जो स्टेटमेंट 1-2 वाला आया था, एक असर्शन रीज़न टाइप आया था, वो आई थिंक वाज रिलेटिवली ईजी, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि नाउ इट्स मोर अबाउट कितना आप एक्यूरेट करें। पहले हम बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स करते थे 90-95, अभी भी कुछ लोगों ने किया है। अगर उनका रिजल्ट अच्छा आता है देन यू शुड शिफ्ट टू दैट, बट मेरे हिसाब से नाउ इट्स मोर ऑन एक्यूरेसी। ज़्यादा अटैम्प्ट ना भी करे चलेगा, पर एक्यूरेट अटैम्प्ट करें। और प्रिपरेशन के दौरान भी अब छोटे छोटे फैक्ट्स को आप अनदेखा नहीं कर सकते, उनको भी आपको बहुत प्रेसाइसली याद करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा सर, आप सीसेट की बात करें प्रीलिम्स में, तो सीसेट भी लगातार टफ होता जा रहा है। पिछले 5 साल से बात देखें तो 5 साल पहले जो है 70,000 जने क्वालिफाई कर रहे थे, इस बार तो 35,000 ही हो रहे। तो सीसेट भी लगातार टफ होता जा रहा है, इसको आपने कैसे टैकल किया? सीसेट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? मैं तो ये कहूँगा कि आप ये इस साल वाला सीसेट अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आपका सीसेट 100% निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल था। अब कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ लिटिल सब्जेक्टिव, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये रहा है तो वो मुझे हो जाता है। उसके लिए अगर मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँ तो मे बी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि उससे आपकी रिटन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज पे कमांड आती है। और कुछ दूसरे एग्ज़ाम्स की बुक्स आती हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, CDS NDA कुछ होता है जिसमें यही एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो आप उसको प्रैक्टिस करें। और इस बार का जो पेपर है डेफिनेटली उसको एनालाइज करें, क्योंकि पिछला कोई भी पेपर मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल था। तो अगर इस पेपर वाले क्वेश्चंस को आप हैंडल कर लेते हैं, आई थिंक फिर तो आपका सीसेट निकल ही जाना चाहिए कम से कम। अच्छा सर, आपने न्यूज़पेपर की बात कही और आपका इंग्लिश लिटरेचर में जो बैकग्राउंड रहा है, तो सर इंग्लिश लिटरेचर आपने नॉन फिक्शनल बुक्स हो या फिर न्यूज़पेपर को पढ़ने का भी अलग ही अंदाज़ होगा आपका सर, लिटरेचर बैकग्राउंड से हो, तो सर वो आपने कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा? क्योंकि जैसे ह्यूमैनिटीज़ के नॉर्म, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो, ऐसी कोई सब्जेक्ट हो, वो सर जैसे नॉर्मली जब ग्रेजुएशन में आते हैं या फिर UPSC करने का सोचते हैं तो द हिंदू मंगवा लेते हैं, कई दिन पढ़ते हैं, उसके बाद जो वो है जो छूट जाता है, 4-5 घंटे पढ़ते हैं, छूट जाता है। तो आपने सर न्यूज़पेपर की कैसे शुरुआत की? हालांकि इंग्लिश लिटरेचर के बैकग्राउंड से हो तो वो तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड होने से आपको उसमें क्या फ़ायदा लगा? और नॉन फिक्शनल बुक्स आपने बहुत पढ़ी होगी, तो उसका बड़ा योगदान रहा होगा आपकी जर्नी में। हाँ, 100% ट्रू। न्यूज़पेपर वेरी फ्रैंकली आई वुड से कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के दौरान पढ़ा था, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। इस चीज़ में आप मुझे फॉलो नहीं करें तो बेहतर है। आई थिंक आपको शुरू से पढ़ना चाहिए, स्पेशली अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड चाहिए तो आपको 100% पढ़ना चाहिए। अगर आपकी मेंस आंसर राइटिंग फ्लो नहीं निकल रहा है, या आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर अटक रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, या इवन बोल भी नहीं पा रहे हैं फॉर लेटर पार्ट, क्योंकि इंटरव्यू में आपको बोलना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं यूजुअली सिर्फ एडिटोरियल पढ़ता था। और करंट अफेयर्स का अगर मैं अलग से बताऊं तो हाफ एन आवर का एक न्यूज़ एनालिसिस आता है, मैं नाम ले सकता हूँ? हाँ, तो बायजूस का एक न्यूज़ एनालिसिस आता था, मैं वो करता था, बिकॉज आई फाइंड इट वेरी रेलेवेंट एंड सक्सेंट। और सिविल्स डेली है, वो डेली का 6-7 आर्टिकल्स के बारे में कुछ लिखते हैं, मैं वो करता था। और इनसाइट्स का एक मंथली MCQ आता है करंट अफेयर से रिलेटेड, मैं वो करता था। और एक जो मंथली विजन की चलती है वो भी मैं कर लेता था, क्योंकि उससे करंट अफेयर शायद उतना ना हो पाए पर मेंस का कंटेंट आपको मिल जाता है। तो करंट अफेयर्स मैंने ऐसे किया हुआ है। अच्छा सर, प्री की बात हो गई, उसके बाद थोड़ा सा जर्नी पर दोबारा आते हैं सर। गुजरात से आप हैं, तो गुजरात से पहले साफ़िन हसन सर की जो स्टोरी है वो बड़ी सुर्खियों में रही, आप भी जानते हो, तो आप भी उनसे इंस्पायर हुए हो? आई मीन ऑफ कोर्स, जब मैं उनको देखता हूँ देन इट्स वेरी इंस्पायरिंग। हालांकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उस समय मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि मैंने काफ़ी साइलोज़ में प्रिपरेशन की थी। मेरे साथ और कोई भी ऐसे एस्पिरेंट थे नहीं, सिर्फ मेरे एक रूममेट थे जो तैयारी कर रहे थे। बट आई थिंक
ऐसी स्टोरीज़ को देखना इज़ वेरी गुड, क्योंकि एटलीस्ट एक किक तो मिलती है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जर्नी बहुत ही लंबी है, तो आपको फ्यूल चाहिए, तो अंदर से भी फ्यूल आता है कि आप एक्चुअली जा क्यों रहे हैं इस सिविल सर्विसेज में। और ये जो बाहर के कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, थोड़े बहुत टॉपर्स हैं या फिर आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, तो वो एक एक्सटर्नल सपोर्ट हो जाता है। अच्छा सर, आपके पहले अटेम्प्ट में है जो 295th रैंक थी सर, आपने ये तैयारी कब से शुरू की थी? यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू की थी? क्योंकि आपने ग्रेजुएशन भी तुरंत ही हुई होगी, और ग्रेजुएशन में तैयारी शुरू कर दी थी या कैसे तैयारी शुरू करी? आपकी इंग्लिश लिटरेचर ही शायद ऑप्शनल रही है, तो सर कैसे तैयारी शुरू करी? इंग्लिश लिटरेचर को पहले किया, उसका मतलब कि PYQ और सिलेबस देख के तैयारी साथ में शुरू की, या कैसे तैयारी शुरू की आपने? जी, सो ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास 1 साल था। ग्रेजुएशन मेरी 20 साल में ख़त्म हो गई थी, तो उस दौरान मैंने प्रिपरेशन करी थी। और कैसे करना है, तो मैं एक कोचिंग एकेडमी में गया था जिसके इकोनॉमिक्स के नोट्स मैं आज तक यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी इकोनॉमी थोड़ी वीक है। पर उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई थिंक मैंने अपने ही नोट्स बनाए हैं, और वो ज़रूरी भी है काफ़ी ज़्यादा। कैसे किया था, तो जो बेसिक बुक लिस्ट है और वो एक ही रहेगी, कोई कितना भी बोल ले, आप ढूंढने की कोशिश ना करिए कि कोई सीक्रेट किताब है या ऐसा कुछ है, बिल्कुल नहीं। वही सिंपल चीज़ें हैं, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, वही आपको पढ़नी है, उन्हीं से आपको नोट्स बनाने हैं। तो मैंने वो किया था। और इंग्लिश लिटरेचर की तो वैसे ही कोई कोचिंग वोचिंग है नहीं, तो वो तो मैंने खुद ही किया था। हाँ, एक मैं ये कहूँगा कि ऑप्शनल में मैंने ये गलती करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि मैंने प्रीलिम्स तक भी मेरा ऑप्शनल नहीं हुआ था, मतलब आधा भी नहीं हुआ था। तो आई थिंक वो दिख भी गया, मेरे नंबर थोड़े कम आए थे इस बार के मुकाबले। तो ऑप्शनल एटलीस्ट एक बार तो एक रीडिंग हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा ही हो गया, पर एटलीस्ट एक रीडिंग ऑप्शनल की हो जानी चाहिए आपकी बिफोर प्रीलिम्स। ओके सर, आपकी ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में रही है और आपने ऑप्शनल भी इंग्लिश लिटरेचर लिया। तो कई जो यूपीएससी के टॉपर्स है वही ये बताते हैं कि अपने जो बैकग्राउंड में जो अपना सब्जेक्ट है उसी को आगे ऑप्शनल रखना चाहिए, लेकिन फिर भी एस्पायरेंट्स इस चीज़ को फेस करते हैं कि जो ऑप्शनल क्या चूज़ करें। तो ऑप्शनल किस आधार पर चूज़ करना चाहिए, आपको क्या लगता है सर? क्योंकि आपने पहले अटैम्प्ट में पार किया था और दूसरा अटैम्प्ट ये है, इसमें भी अच्छी रैंक आई है आपकी सर, तो आप ये इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि ऑप्शनल बेसिकली 3-4 चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। पहला है आपका बैकग्राउंड, जो मेरे केस में था, पर मान लीजिए आप नहीं कंफर्टेबल हैं अपने उससे, तो दूसरी चीज़ होती है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि आपको बहुत सारा घंटे टाइम उसमें लगाना पड़ेगा ऑप्शनल में, और बहुत ज़्यादा नंबर भी हैं। तो दूसरी चीज़ है आपका इंटरेस्ट। तीसरा चीज़ है कि आपके पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ईजीली। मान लीजिए बुक्स तो आई थिंक मिल जाती होंगी, आई एम नॉट श्योर, पर कोई मेंटोर हो, अगर आपको कोई मेंटोर मिल जाता है तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और लास्ट चीज़ है नंबर, वो आप आखिरी में देखिए। कई लोग मैंने देखा है कि मतलब बहुत ही ऐसे वो एंथ्रो, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी ये ले लेते हैं कि इसमें नंबर अच्छे आते हैं। तो मे बी ठीक है, आप एग्ज़ाम है लास्ट में तो नंबर ही लाने हैं, बट आखिरी में इस चीज़ को कंसिडर करिए। पहला आपका बैकग्राउंड, दूसरा आपके इंटरेस्ट, तीसरा आपके रिसोर्सेज। अच्छा सर, ये तो सही बात बता दी कि वास्तव में इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, चाहे बैकग्राउंड चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी लेने का तो ट्रेंड ही चल रहा है सर। उसके बाद सर बात करें मेंस की सर, मेंस के लिए सर GS1 की बात करें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनके लिए सर आपकी क्या बुक लिस्ट रही और क्या आपकी स्ट्रेटजी रही सर? पहले मैं बता रहा हूँ, बुक लिस्ट बहुत जगह ना ढूंढिए, वो कॉमन चीज़ है, वही पढ़िए, दिस इज़ नो स्पेशल सीक्रेट थिंग। हिस्ट्री में एंशंट और मिडीवल के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की 10th 11th 12th की पढ़ी थी। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी है अंटिल वो 1947 जब आता है वो वाली। और ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी एक ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ NCERT मुझे लगता है कम्प्लीटली प्रॉपर है। कौन सी हाँ, पहले अटैम्प्ट में मैंने 9 to 12th पढ़ी थी, पर इस बार जो हमने मेंस दिया था उसमें एक बहुत ही बेसिक 7th क्लास का क्वेश्चन आया था, इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो इसलिए इस बार मैं 6 to 12th पढ़ के गया था। और सर उसके बाद बात करें GS4 ऐसे क्या एथिक्स की, तो एथिक्स का सर पेपर लेंदी आता है, बड़ा लेंदी आता है सर, करने में दिक्कत होती है। हालांकि आप लिटरेचर बैकग्राउंड से हो तो करने में इजी नेस आपको होगी, लेकिन सर उसमें टाइम मैनेजमेंट सर आपने कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट आई एम फॉरगेटिंग, वो कुछ होता है ना कि 7 मिनट में 150 वर्ड लिखना होता है,
केस स्टडी के लिए कितना 22-20 मिनट देता है, मैं भूल रहा हूँ यार, सॉरी. बट इन एनी केस एथिक्स आई फील इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एज वेल एज द मोस्ट स्कोरिंग पेपर इट कैन बी, क्योंकि इसमें आपकी क्रिएटिविटी का स्कोप अनलिमिटेड है. और एथिक्स की कोई, मेरे हिसाब से तो कोई तैयारी होती नहीं है एथिक्स की, कि आप थ्रू आउट दी प्रेपरेशन आप एथिक्स को प्रिपेयर करते हैं. जैसे बेसिक कुछ सवाल पूछता है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ हैप्पीनेस, ठीक है. तो ये चीज़ें तो आप बैठे बैठे भी सोच सकते हैं. आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई एथिकल डिलेमा आ गया, ठीक है, मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कि हम आसानी से सोच सकते. अभी भी मुझे तो कई बार मैं डगमगा जाता हूँ. पर मान लीजिए कोई एथिकल इशू है कोई सिविल सर्वेंट को, तो आप उसी दौरान सोचिए कि आप क्या करेंगे. और जहाँ तक बात आई आंसर लिखने की, एक सेट पैटर्न होता है. एग्ज़ाम आई डोंट नो वेदर इट्स गुड और बैड, पर वो इतना टाइम लिमिट होता है कि आपको स्पॉन्टेनियसली जो निकलता है वही, ऐसे बैठ के क्रिएटिविटी निकालने का टाइम नहीं होता. तो उसके लिए आपको बेहद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. केस स्टडीज़ मैंने ऐसे मॉक टेस्ट दिए थे काफ़ी सारे, तो उसी लिए ही वो हो गया स्पीड के थ्रू. तो आई थिंक क्रिएटिविटी लाइए, बहुत सारे कोट्स, एग्जाम्पल्स, हाँ, पोम्स के लाइन्स आप याद कर सकते हैं, वो मटेरियल कलेक्ट कीजिए और केस स्टडीज़ की बहुत ज़्यादा राइटिंग की प्रैक्टिस करिए. अच्छा सर, लिटरेचर के होते हुए जो टेक्निकल बैकग्राउंड से जो आने वाले हैं एस्पिरेंट और जो आगे आने वाले हैं, उन्हें सर ऐसे और एथिक्स में कुछ नया करने का क्या कुछ टिप्स देना चाहोगे सर? ऐसे तो यार मुझे भी टिप्स चाहिए. मतलब सी वन थिंग आई वुड से, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यूपीएससी में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है. सेकेंड अटेम्प्ट के बाद 2 बार लिस्ट में आके फिर भी अपने पसंद की सर्विस ना मिल के, मुझे ये हो गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है. मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था कि मेरे ऑप्शनल में अच्छे नंबर आए हैं, पर मेरे ऐसे में 114 नंबर आए हैं, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. मैं तो बहुत खुश था मेरे ऐसे से. पर ठीक है, इन जनरल व्हाट आई फाइंड इज़ दैट वो बेसिक स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंक्लूजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. जो पैराग्राफ्स हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए. बेसिक चीज़ें हैं, ये तो सबको पता है. और जो आपका टॉपिक है, यू नीड टू बी वेरी प्रेसाइज, उसी पे स्टिक करना है. बट एट द सेम टाइम हैव टू बी वेरी डाइवर्स, कि उसी टॉपिक के आप जो बेसिक है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर करेंगे. और जितने ज़्यादा आप उदाहरण देते रहें, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल, सो ऐसे भी बहुत लॉजिकल है, ठीक है. आप क्रिएटिविटी दिखाते हैं, बट इट्स ऑल्सो वेरी साइंटिफिक इन अ वे दैट एक किसी भी पैराग्राफ का होता है हुक स्ट्रक्चर, होता है कि आप हुक स्टेटमेंट लिखते हैं कि आप क्या आपका क्या स्टैंड है. उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स, और उसके बाद आप एक कंक्लूडिंग लाइन लिखते हैं कि जो मैंने शुरू में कहा था, हेंस प्रूव्ड. सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी टेक्निकल, वेरी साइंटिफिक थिंग. सो दैट्स हाउ यू नीड टू अप्रोच द एसे एंड होप फॉर द बेस्ट. ओके सर, उसके बाद मेंस हो गया और इंटरव्यू स्टेज पर आते हैं. आपके पहले अटैम्प्ट में भी आपने सर्विस ले ली और दूसरा अटैम्प्ट है, 2 बार इंटरव्यू दे दिया है और दोनों बार पार किया. सो इंटरव्यू स्टेज पर आपने सर क्या ऐसा अलग कुछ क्या किया सर, वो कुछ बताइए एस्पिरेंट. अलग मुझे अभी करना बाकी है. अच्छा सर. क्योंकि आई थिंक इंटरव्यू में मैंने ज़्यादा गलतियाँ करी हैं रादर देन कुछ अलग किया है. एक चीज़ जो मैंने पहले सजेस्ट किया कि आपको न्यूज़पेपर शायद शुरू से पढ़ना चाहिए. अच्छा सर. वो शायद मुझे कमी लगी कि स्पेशली फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे करंट अफेयर्स से आया था, तो शायद मैं थोड़ा डगमगा गया था. सेकेंड इज़ यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर एवरीथिंग. बेसिक सा चीज़ है कि आप सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, यहाँ से लेके आपको कौन सी किताब पसंद है, आपकी हॉबी क्या है, हर चीज़ के लिए एक बहुत सॉलिड रीज़न होता है. एक्चुअली असली ज़िंदगी में नहीं होता है, बट उस इंटरव्यू में वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो कि शायद मेरे इंटरव्यू में मिसिंग था और मैं बहुत सॉलिड रीजंस नहीं दे पाया, मुझे ऐसा लगता है. तो इंटरव्यू से पहले आप हर एक चीज़, आपका डैफ के रिलेटेड आपको 150-200 क्वेश्चंस बनाने ही हैं. उसके लिए आप अपने दोस्तों से बात करिए. वो भी एक मिसिंग था मेरे जर्नी में, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना डैफ दीजिए, जो आपके ट्रस्टेड लोग हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में. उनको बोलो कि तुम क्वेश्चन पूछो मुझे इसमें से रिलेटेड, और ख़ुद इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि मैं जो भी कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ, मैं जो भी फील कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, मैं जो भी सोचता हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, मेरी पर्सनालिटी जो भी है वो क्यों है, और वो आपको एक्सप्रेस करनी है. ओके सर, उसके बाद बात करते हैं अभी जो एस्पायरेंट्स है, आने वाले समय में अपीयर होने जा रहे हैं, आपकी 2 बार सिलेक्शन हुआ है सर, उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कोई 3 टिप्स जो आप देना चाहें कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप फॉलो कीजिए. जी, मैं सबको यही टिप देता हूँ कि फ़र्स्ट चीज़, आप क्यों एंट्री ले रहे हैं इस सर्विस में,
ठीक है। मैं दूसरी साइड से कह रहा हूँ, सिलेक्शन के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले ही सोचना है, बाद में फिर आप रिग्रेट ना करें। आपको पहले ही सोचना है कि आप आखिर जा क्यों रहे हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो ऊपर ऊपर आपको दिखती है, गाड़ी बंगला, ठीक है, आई मीन इट्स गुड, बट आई थिंक ओके वट एवर इज़ योर रीज़न, प्लीज़ हैव अ वेरी सॉलिड रीज़न कि आप आखिर क्यों जा रहे हैं इसमें। सेकेंड चीज़ है, ड्यूरिंग द प्रेपरेशन स्टेज आपको 2 चीज़ें रियलाइज़ हमेशा करनी है कि सिंसियरिटी, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, सिंसियरिटी इज़ एक्चुअली कम्फर्ट। जब भी मैं टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, आई हैव अ मोर कम्फर्टेबल टाइम, वो सिंसियरिटी। एंड सेकेंड थिंग इज़ अनसर्टेनिटी, बी अवेयर ऑफ बोथ द थिंग्स। तीसरा, what would I say? तीसरा, I would say that take this journey as an opportunity to improve yourself. क्योंकि it's not a bad thing because it's a very huge process. इसमें 10 लाख बच्चे और ये वो सब होता है। तो आपको पता नहीं, अगर आपका गोल सिर्फ नंबर लाना है या सिर्फ पोस्ट पाना है, आई होप वो हो जाए, पर शायद वो ना भी हो पाए। बट अगर आप इस पूरी जर्नी को ये सोचेंगे कि चलो मुझे कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है, मुझे कहीं कुछ आंसर राइटिंग सीखने को मिल रही है, या मुझे ऐसे लिखने आ रहा है, मुझे इंटरव्यू में कई लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, तो शायद आपकी जर्नी भी आसान हो जाए और आपको रिज़ल्ट और बेहतर मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।